हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ओमजी पोरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय ओमजी पोरवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 4। जिस किसी ने भी पार्ट 3 को नहीं पढ़ा, कृपया अगर हमारे पार्ट 3 को पढ़कर आए, क्योंकि पूरा पार्ट 3 आगे चलकर पार्ट 4 में ऐड हो गया है। जिस किसी ने भी पार्ट 3 नहीं पढ़ा उसको पार्ट 4 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो फिर सबसे पहले हम पार्ट 3 का अध्ययन कर पार्ट 4 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं 2 कणों से निर्मित निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। यानी कहने का मतलब है टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसकी आगे की बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं बेटा ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? ऊर्जा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। कहने का मतलब है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम बेटा U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। अगर हम इसके मात्रक की बात करते हैं, यानी इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं, तो हम यूनिट बेटा 2 प्रकार से पढ़ते हैं, या तो बेटा MKS में या तो CGS में। MKS में बेटा इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है बेटा? जूल। और CGS में इसकी यूनिट होती है, MKS में बेटा जूल होती है और CGS में अर्ग होती है। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, चाहे जौन सी ऊर्जा हो, सबकी यूनिट बेटा सेम होती है। MKS में जूल, CGS में अर्ग। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा कार्य की, अगर हम लोग बेटा बात करते हैं ऊष्मा की, और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा ऊर्जा की, यानी अगर हम लोग बात करते हैं बेटा वर्क की, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा हीट की, और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एनर्जी, तो इन तीनों की यूनिट यानी मात्रक जो होते हैं बेटा वो सेम होते हैं। यानी कहने का मतलब है MKS में जूल और CGS में अर्ग। इन दोनों में कुछ बेटा रिलेशन भी होता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होती है। यानी कहने का मतलब है 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तथा 1 कैलोरी में 4.18 या अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ये रिलेशन एनडीए में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं तथा 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 जूल में बेटा 10⁻7 अर्ग होते हैं और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। यानी कहने का मतलब है कार्य की भी ये यूनिट होगी, ऊष्मा की भी यही यूनिट होगी, और एनर्जी की भी यही यूनिट सेम होगी। अगर इसकी हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की यानी इसकी विमा की अगर बात करें, तो जो विमा कार्य की होगी, जो विमा ऊष्मा की होगी और जो विमा ऊर्जा की होगी, वही विमा किसकी होगी? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की होगी। चलिए इसकी विमा की बात करते हैं। तो इसकी विमा होती है mL2 e⁻²। ये इसकी बेटा विमा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं क्वांटिटी की, यानी ये कौन सी राशि है, क्वांटिटी की राशि की बात करते हैं, तो ये एक बेटा अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी एक बेटा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। राशियां बेटा 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ दिशा दी जाती है। क्या दी जाती है? दिशा। और सदिश राशि वह होती हैं जिसमें दिशा भी दी जाती है और परिमाण भी। सॉरी, अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? परिमाण। और सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिसमें दिशा भी दिया जाए और परिमाण भी दिया जाए। तो ये बेटा कैसी राशि है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। मान लेते हैं बेटा ये कोई M1 द्रव्यमान है और ये कोई M2 द्रव्यमान। कोई 2 द्रव्यमान वाली वस्तुएं बेटा, एक M1 द्रव्यमान वाली और एक M2 द्रव्यमान वाली, और इन दोनों के बीच की दूरी r क्या है बेटा? अगर हम लोग अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U बराबर होता है बेटा -G m1
m2 अपॉन क्या होता है u बराबर माइनस का g m1 m2 अपॉन, ये हमारे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है u बराबर माइनस का g m1 m2 अपॉन। अगर हम लोग इसके ऊर्जा परिवर्तन की बात करते हैं, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊर्जा परिवर्तन, इसे हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल यू बराबर होता है बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये भी एक फार्मूला होता है। या फिर हम बोल सकते हैं डेल यू बराबर u2 माइनस u2 माइनस, ये बेटा दो फार्मूले और है। ये बेटा ऊर्जा परिवर्तन का फार्मूला है और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। चलिए इस पर बेस्ड एक प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला याद होना चाहिए, u बराबर माइनस का g m1 m2 अपॉन। चलिए आइए इसके एक प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u है। यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग पहले माने ले रहे हैं कि जो u इनिशियल है हमारा, यानी आंतरिक ऊर्जा जो पहले थी वो कितनी थी बेटा माइनस की g m1 m2 अपॉन कितनी थी। अब जो स्थिति ऊर्जा होगी, कहने का मतलब है यदि इनके बीच की दूरी 2 गुनी, पहले r थी अब कितनी कर दी गई 2r कर दी गई, तो u फाइनल कितनी होगी बेटा g m1 m2। अब r की जगह बेटा कितना हो जाएगा 2r। अगर हम लोग आंतरिक ऊर्जा में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं तो वो होता है बेटा u फाइनल माइनस, चलिए u फाइनल की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का g m1 m2 अपॉन माइनस का u इनिशियल का मान पुट करते हैं माइनस का g m1 m2 अपॉन इक्वल टू, अगर हम लोग साइन का अंदर गुणा करे ले रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस g m1 m2 अपॉन आगे करे ले रहे हैं। तो यहाँ से बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है g m1 m2 अपॉन कितना कॉमन मिल रहा है g m1 m2 अपॉन r। तो यहाँ से बेटा जब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया माइनस का 1/2 और यहाँ पर प्लस का, तो u बराबर बेटा क्या आया 2 बन जा 2, 2 में से एक गया बेटा एक बचा, तो g m1 m2 अपॉन वैल्यू कैसी आई बेटा पॉजिटिव में। और पॉजिटिव चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो भी हमारा ऊर्जा में परिवर्तन आया, क्या आया, जो भी हमारा ऊर्जा में परिवर्तन आया वो हमेशा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ऊर्जा हमेशा बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने देखा कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u फाइनल क्या कर दिया था उसने, इनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न बेटा बहुत फेवरेट, एयरफोर्स का फेवरेट प्रश्न है, ये पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। चलिए आइए उसको क्लियर करते हैं। प्रश्न पहले देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यदि दोनों द्रव्यमानों को पास में लाया जाए, यदि दोनों द्रव्यमानों को पास में लाया जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, पहला ऑप्शन है बेटा बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है,
तीसरा ऑप्शन है बेटा अपरिवर्तित रहता है, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ। प्रश्न कह रहा है यदि दोनों द्रव्यमानों को पास में लाया जाए तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं बेटा ये हमारा कोई m1 द्रव्यमान है और ये कोई m1 द्रव्यमान है और ये कोई, और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा। अब इन दोनों द्रव्यमानों को पास में लाया जा रहा है। कहाँ लाया जा रहा है? पास में। तो इसका सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, Gm1m2 यही तो होता है। अब कह रहे हैं दोनों द्रव्यमानों को पास में लाया जाए, कहने का मतलब है इनकी दूरी को घटाया जा रहा है। इस r की वैल्यू को, अगर इस r की वैल्यू को बेटा घटाया जाएगा तो u का मान बढ़ना चाहिए, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? बढ़ता है। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से ये बढ़ता नहीं बेटा, क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है, ये एयरफोर्स का बहुत अच्छा कंफ्यूजन वाला सवाल है, इसमें सभी बच्चा टिक करके आता है बढ़ता है, जबकि इस माइनस की वजह से इसको, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस। जैसे हम देखते हैं ये बेटा हमारी कोई अर्थ है जिसका द्रव्यमान me है, क्या है? me, पता है, जिसकी त्रिज्या re कितनी है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पिंड रखा हुआ है हिमालय, कितना रखा है। अगर हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं सरफेस पर, तो U बराबर हो जाता है माइनस का G पहला द्रव्यमान me इंटू m2 यानी स्मॉल m अपॉन ये बेटा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान है पृथ्वी की सतह। अगर अब हम लोग पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अभी तो हम लोग बेटा पृथ्वी की सतह पर थे। कहाँ थे? पृथ्वी की सतह। अब हम लोग पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई मान लेते हैं। ये बेटा अभी पिंड यहाँ पर रखा था, अब की बार ये पिंड बेटा यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? इसका द्रव्यमान सेम है m, ठीक है। ये h हाइट पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अगर हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो U बराबर हो जाता है माइनस का G m अपॉन, अब बात आती है इसकी रेडियस की, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? पहले RE इतना और इसमें H और इंक्लूड हो गया, तो अब की बार हो गई RE प्लस। ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है बेटा? Gm अपॉन RE प्लस। चलिए थोड़ा और इसमें थोड़ा डीपली जाते हैं, तो काफी हमने आपको आई थिंक पार्ट 1 में आपको एक बात बताई थी कि Gme इक्वल टू होता है GRE। ये हमने रिलेशन पढ़ाया था कैपिटल G और स्मॉल। चलिए आइए इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो U बराबर Gme की वैल्यू कितनी है? G स्मॉल g RE स्क्वायर m अपॉन RE प्लस। थोड़े थोड़े किताबों में एक और फार्मूला दिया गया है, बस उसी फार्मूले को प्रूफ करने का हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, U बराबर माइनस का एक RE को बेटा यहाँ पर अपॉन में ले आते हैं, वहां पर ले आते हैं यहाँ पर अपॉन, तो यहाँ से एक RE कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं mg
RE1+H/। बेटा बहुत सी किताबों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला h हाइट पर ये दिया है, तो इसको भी सही से पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने अर्थ की सरफेस पर बात की थी, u सरफेस पर बात की थी, तो कितना निकला था माइनस का G_m_E_m/RE। अगर यहाँ पर भी हम u सरफेस की बात करते हैं तो G_m_E का मान कितना रख सकते हैं, G_RE², तो यहाँ पर हो जाएगा G_RE²m अपॉन इस RE से इस RE को काट देंगे, तो u सरफेस पर कितना हो गया बेटा माइनस का mg। ये पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान है mg। चलिए थोड़ा एक प्रश्न और देखते हैं इसी से रिलेटेड। प्रश्न नंबर है, यम द्रव्यमान का एक पिंड, यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है। यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। इसके बेटे चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है माइनस का mg/RE/2, बी ऑप्शन है माइनस का mg/RE, सी ऑप्शन है mg/RE/2 या डी ऑप्शन है mg। ये बेटा सवाल है। सवाल क्या है, यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एयरफोर्स में आया हुआ भी है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अभी हमने लोगों ने पढ़ा u बराबर सरफेस पर कितना निकला G_m_E_m/। निकला नहीं निकला, तो यहाँ पर हमने G_m_E की जगह क्या रख दिया था G_RE। चलिए फिर से वैल्यू पुट करते हैं, तो G_m_E की जगह क्या रखेंगे G_RE²m/। यहाँ पर u बराबर आ गया, क्या आ गया mg/, और वो भी किसका माइनस का। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, h हाइट पर u बराबर माइनस का mg/RE/1+H। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये कहाँ पर है, h ऊंचाई पर। अब देखो सवाल में कह रहा है यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है, यानी पृथ्वी तल पर स्थित है ये पिंड है, और कहाँ पर है बेटा पृथ्वी तल पर, यानी हाइट का मान बेटा कितना है 0 है। कितना है भाई, पृथ्वी तल पर स्थित है, यानी हाइट का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है। चलिए हाइट की वैल्यू रखते हैं, u बराबर माइनस का mg/RE, हाइट का मान 0 रखोगे तो फिर ये बेटा वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी और u का मान आ जाएगा mg। तो देख रहे हो दोनों से आंसर सेम मैच कर रहा है, चाहो तो इस प्रकार से लगा लो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था जो कि हमने लोगों ने पढ़ा, u बराबर माइनस का G_m1m2/R। और बेटा अगर हमने h हाइट पर पढ़ा है तो u बराबर निकला है माइनस का mg/RE1+H/R। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डीपली जाते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं पलायन वेग। क्या पढ़ने वाले हैं, पलायन वेग। पलायन वेग यानी इसके वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पलायन वेग, यानी आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इसके वेलोसिटी। ये बेटा पलायन वेग है क्या, पलायन वेग का क्या फार्मूला है, पलायन वेग की क्या वैल्यू है, आज के लेक्चर में हम इसी की ही गणना करते हैं। और ये एयरफोर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग पलायन वेग की बात करते हैं तो पलायन वेग की परिभाषा है
किसी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग, किसी भी पिंड को दिया जाने वाला वह न्यूनतम वेग जिससे कि वह पिंड पृथ्वी की सतह को छोड़कर अनंत पर चली जाए। कहाँ कर जाए? अनंत चली जाए, यानी पलायन कर जाए, व पृथ्वी पर लौट कर वापस। बस यही बेटा पलायन वेग की परिभाषा है। बस इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। परिभाषा को हमने लिखा नहीं है, क्योंकि परिभाषा को लिखना जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूले को और चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बेटा पलायन वेग की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी पिंड को इतनी ऊर्जा दे दें कि वह पृथ्वी की सतह को बाहर छोड़ दे, कहाँ चली जाए? पृथ्वी की सतह से ऊपर चली जाए, अनंत चली जाए, व पृथ्वी पर लौटकर कभी भी वापस ना। तो अगर हम किसी भी पिंड को G अपॉन आदि, किसी भी पिंड की ऊर्जा यही तो होती है। अगर हम इसको इतनी ऊर्जा दे दें कि ये पिंड कहाँ चला जाए? पृथ्वी की सतह को बाहर चला जाए, तो बताओ अगर निगेटिव एनर्जी देंगे तो बेटा वो तो पृथ्वी की सतह पर ही रहेंगे। अगर हम इसकी प्लस एनर्जी दे दें, कितनी दे दें? प्लस की एनर्जी दे दें, तो ये बेटा एस्केप कर सकती है। और वो किसके बराबर होगी? हाफ mv। अब यहाँ पर b है बेटा, हम इसको ve लिख ले रहे हैं, क्योंकि पलायन वेग को, एस्केप वेलोसिटी को हम ve से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाफ mv, यानी कहने का मतलब है जो इसको हम पलायन ऊर्जा देंगे, ये क्या है बेटा? हमारी पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी की बराबर होगी। तो देखते हैं इस m से इस m को, तो अगर यहाँ से पावर 2 हटती है तो यहाँ पर अंडर रूट आता है, तो v इसके बराबर क्या आ जाएगा? √2G अपॉन, ये बेटा पलायन वेग का फार्मूला होता है 2G अपॉन, जहां पर बेटा G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और ये है बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान, ये है बेटा पृथ्वी का द्रव्यमान। और RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारी एस्केप वेलोसिटी का। यहाँ से भी कभी कभी क्या हो जाता है, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम सब लोग जानते हैं Gme बराबर होता है GRE स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो v स्क्वायर बराबर 2। अब Gme की जगह हम लोग क्या रखेंगे? GRE स्क्वायर। तो GRE स्क्वायर अपॉन इस RE से इस RE को काट देंगे, और एक और नया फार्मूला आ गया हमारे पास, v स्क्वायर बराबर √2G। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है पलायन वेग का। दो फार्मूले आते हैं, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, v स्केप, यानी ये पलायन वेग का फार्मूला √2GR। अगर हम लोग 2G का मान 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाती है इसकी मीटर में वैल्यू। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं तो v स्केप का मान आता है 8√2 किलोमीटर पर, कितना आता है? 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर अप्रोक्स आ जाता है 11.2 किलोमीटर। किसी भी पिंड को अगर हम इतनी स्पीड दे दें, कितनी स्पीड दे दें? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी अगर हम किसी भी पिंड को वेलोसिटी दे देंगे तो वो पृथ्वी की सतह से बाहर चली जाएगी, पलायन कर जाएगी, वह कभी भी अर्थ सरफेस पर लौटकर वापस, जितने भी बेटा देखो सैटेलाइट होती हैं, सॉरी सैटेलाइट नहीं, जितने भी हम कोई भी यंत्र बाहर भेजते हैं तो हम इतनी वेलोसिटी देते हैं जिससे कि वह अर्थ की सरफेस को छोड़ देता है और अनंत पर कितना देता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर। तो देखा हमने कि हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, किसी भी पिंड को उसकी पलायन ऊर्जा दे दी। कितनी दे दी? पलायन, जिससे कि वह पृथ्वी की सतह को छोड़ जाए, और वो किसके बराबर दे दी बेटा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो यहाँ से हमने v स्केप का मान निकला, तो वो निकला √2Gme अपॉन,
फिर हमने इसके रिलेशन को बदला तो हमारा एक नया फार्मूला आया √2g जहाँ पर हमने g का मान रखा, रेडियस ऑफ अर्थ रखी और हमारा मान आया 11.2 किलोमीटर। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे कि बेटा हमारा जो पिंड है वो बाहर की ओर एस्केप कर। आशा करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बी स्केप की, तो हम लोग देखते हैं बी स्केप बराबर आया √2g। क्या बेटा इस फार्मूले में कहीं द्रव्यमान आया है? नहीं आया। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब है इस फार्मूले में कहीं m आया, द्रव्यमान आया नहीं, तो इसीलिए पलायन वेग का मान कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि बी स्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर। क्या लिख सकते हैं कि द्रव्यमान की पावर 0 यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर सकता है। काफी बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, पलायन वेग का मान प्रक्षेपण दिशा पर निर्भर नहीं करता। यानी कहने का मतलब है हमारा जो स्केप वेलोसिटी है बेटा वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी निर्भर नहीं करती है। यानी कहने का मतलब है प्रक्षेपण दिशा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ये थीटा पर भी डिपेंड नहीं करती है। यानी बी स्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर। जैसे एक प्रश्न आता है बहुत अच्छा था, चलिए आइए उसको देखते हैं। प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 4, किसी पिंड को ऊपर की ओर, किसी पिंड को ऊपर की ओर उछाला जाए जिसका पलायन वेग 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड, 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो। अब इस पिंड को क्षैतिज से, अब इस पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जाए। अब इस पिंड को 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो पलायन वेग का मान कितना होगा। कहने का मतलब है किसी पिंड को ऊपर की ओर उछाला जाए जिसका पलायन वेग 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड हो। अब इस पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो पलायन वेग का मान क्या होगा। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन भी देते हैं। 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 16 किलोमीटर पर सेकेंड, या डी है नन ऑफ। चलिए देखिए, लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी पिंड को ऊपर की ओर उछाला जा रहा है और जिसका पलायन वेग बेटा कितना है 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस पिंड को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है तो पलायन वेग का मान क्या है। तो बेटा हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पलायन वेग का मान दो चीजों पर डिपेंड नहीं करता है।
एक तो हो गया बेटा उसके द्रव्यमान पर और एक हो गया उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण दिशा पर। और देखो यहाँ पर पहले कह रहा है ऊपर की ओर उछाला जा रहा है और पलायन वेग का मान 8√2 किलोमीटर, और अब देखो एंगल बदले दे रहा है यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बदले दे रहा है और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो पलायन वेग पहले था वही, अब देखो थोड़ा और उन्होंने खेल लिया। क्या खेल लिया कि पलायन वेग का मान दिया 8√2 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमें पता है 8√2 को ही हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11.2 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा एक कभी कभी बेटा ये भी पूछ दिया जाता है पलायन ऊर्जा, क्या पूछ दिया जाती है बेटा पलायन ऊर्जा यानी एस्केप एनर्जी। ये बेटा पलायन ऊर्जा होती है, यानी पलायन ऊर्जा बेटा वह ऊर्जा होती है जो अगर किसी पिंड को हम दे दें तो वह पृथ्वी की सतह को छोड़कर अनंत पर चला जाता है, वह पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आता है। तो देखते हैं बेटा पलायन ऊर्जा होती क्या है, एस्केप एनर्जी होती क्या है। तो अभी हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है माइनस का G(m)(E)m अपॉन, ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसी एनर्जी को इसके पॉजिटिव वे में दे दें, कहने का मतलब है U बराबर, अब वो हो जाएगा U स्केप प्लस का G(m)(E)m अपॉन, अगर हम उसको इतनी ऊर्जा दे देते हैं तो ये सदैव के लिए पृथ्वी की सतह को छोड़कर अनंत पर चला जाएगा और इसी तक पृथ्वी पर कभी भी ये वापस नहीं आएगा। तो ये बेटा इसकी पलायन एस्केप वेलोसिटी का मान होता है, एस्केप एनर्जी का मान आता है प्लस का G(m)(E)m अपॉन। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आई एक बढ़िया अच्छे से कॉन्सेप्ट की जिसके ऊपर काफी बार सवाल आ चुके। जैसे कि हम आपसे बात करते हैं हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल उपस्थित है, लेकिन चंद्रमा के पास वायुमंडल अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब है पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल होता है लेकिन चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो चलिए थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति। चलो देखते हैं। जैसे हम माने ले रहे हैं बेटा ये कोई प्लेनेट P1 है। क्या है? ये है कोई प्लेनेट P1। क्या है बेटा? प्लेनेट यानी ग्रह है। और ये प्लेनेट P2। क्या है बेटा? ये प्लेनेट P2 है यानी ये ग्रह नंबर 2 है। ठीक है। यहाँ पर बेटा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। क्या है? यानी यहाँ पर हमारा वायुमंडल उपस्थित है। वायुमंडल उपस्थित, यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है और यहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित है। कैसा है बेटा? अनुपस्थित। यानी यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर एटमॉस्फेयर अब्सेंट। ये दो चीजें हैं। यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है और यहाँ पर वायुमंडल अनुपस्थित है। ये दो प्लेनेट है P1 और। आइए इसका रीजन क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की अनुपस्थिति का। अगर यहाँ पर बेटा इसकी कंडीशन लिखे दे रहे हैं, अगर BRMS होता है बेटा अणुओं का ऊष्मीय वेग। क्या होता है बेटा? ये अणुओं का ऊष्मीय वेग, ये बेटा BRMS वेलोसिटी होती है, अणुओं का ऊष्मीय वेग। अगर BRMS
स्पीड का मान ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए बी स्केप से। यानी कहने का मतलब है अणुओं का ऊष्मीय वेग का मान ज्यादा हो जाए उसके पलायन वेग से, तो वहां पर बेटा वायुमंडल अनुपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका अपोजिट, अगर बीआरएमएस का मान कम है और बी स्केप का मान ज्यादा है, यानी अणुओं का ऊष्मीय वेग कम है और पलायन वेग का मान ज्यादा है, तो बेटा वहां पर वायुमंडल उपस्थित होता है। और यही कारण होता है कि अर्थ पर हमेशा वायुमंडल उपस्थित होता है और चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर, जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो पर्सन चंद्रमा की सतह पर खड़े हुए हैं और वो आपस में बात करते हैं, क्या उन दोनों की वॉइस आपस में एक दूसरे के कान में जा सकती है? तो फिर बेटा इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बेटा बात करने के लिए माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है और यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो फिर बेटा ऐसे नॉर्मली बात नहीं कर सकते। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल उपस्थित होने के लिए आवश्यक शर्त। ऑप्शन देखेंगे बेटा, पहला बी स्केप का मान कम है √3RT/mc। बी ऑप्शन, बी स्केप का मान ज्यादा है √3RT/mc। सी है बी स्केप बराबर है √3RT/mk। या डी ऑप्शन है बेटा नन ऑफ। चलिए इसको फाइंड करिए जल्दी से। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल उपस्थित होने के लिए आवश्यक शर्त। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल उपस्थित है यानी पलायन वेग का मान बेटा ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ये बेटा बीआरएमएस का फार्मूला है, अणुओं का ऊष्मीय वेग का फार्मूला है। तो इसका मान कम होना चाहिए और पलायन वेग का मान ज्यादा होना चाहिए, तभी बेटा वायुमंडल उपस्थित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोला जाए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होगा, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई आपसे पूछे चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा, तो चंद्रमा का बेटा पलायन वेग जो होता है वो होता है 2.4 किलोमीटर पर, कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज की हमने लेक्चर में बेटा पलायन वेग के बारे में पढ़ा, पलायन वेग का फार्मूला पढ़ा तथा हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी U के बारे में पढ़ा, जिसका फार्मूला आया U बराबर -Gm1m2/r। और अगर उससे h ऊंचाई ऊपर ले जाएं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान आया U बराबर -mgre/1 फिर उसके बाद में हमने बेटा पलायन वेग पढ़ा, जिसका हमने फार्मूला पढ़ा बी स्केप बराबर √2gme/re। फिर हमने उसको GRE स्क्वायर वाले रिलेशन में बदला तो हमारा आया √2gre, जहां पर हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान रखा तथा रेडियस ऑफ अर्थ रखी और उसकी वैल्यू निकाली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बेटा वो वैल्यू थी जहां पर किसी भी
पिंड को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकते हैं तो पृथ्वी की सतह के बाहर यानी अनंत पर चला जाता है, वह लौट कर पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आता। तथा हमने वायुमंडल की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर बीआरएमएस वेलोसिटी का मान ज्यादा हो जाए बी स्केप से, यानी बी स्केप अगर कम है तो वायुमंडल अनुपस्थित होगा, और अगर बी स्केप का मान ज्यादा है बीआरएमएस वेलोसिटी से तो फिर हमारा वायुमंडल उपस्थित होगा। और अंत में हमने पढ़ा चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 4 था। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे इसके पार्ट 5 की बात करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आपको पढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।